चलो आज हो गया हमारा 16 दिसंबर ना। तो आज का पहला टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल। अब वेसल लिखा है ना, तो ये जो नदियों में शिप्स चलते हैं ना छोटे छोटे, ये उनकी बात कर रहा है। तो इंडिया ने अपना पहला ऐसा शिप बना लिया है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। और हाइड्रोजन फ्यूल रेनेबल फ्यूल होता है, रेनेबल एनर्जी का सोर्स है वो। तो इससे पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये सब नहीं होगा। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल वेसल इन वाराणसी। इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। इंडिया ने अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बनाया है। वेसल है मतलब ये नदी में चलेगा, ये शिप है। और वाराणसी जो गंगा रिवर है ना हमारा वाराणसी में, वहाँ पे हमने इसका इनॉग्रेशन किया है। और ये फुल्ली इंडिजीनियस है, मतलब इसको कम्प्लीटली हमने बनाया है, किसी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। हमने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली एक शिप बना ली है और इसका उद्घाटन वाराणसी में किया है। और हाइड्रोजन फ्यूल रेनेबल फ्यूल होता है, रेनेबल एनर्जी है ये। तो इससे हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कमेगा। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें जो इंडिया का कमिटमेंट है और इंडिया का रोल है, उसमें इंडिया अपनी पोजीशन को इन्हेंस कर सकता है। तो ये सीधा पुश है ग्रीन और रेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन के तरफ। मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन मतलब यही जो रिवर्स और ओशंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, इसको हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये जो हम हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एक शिप बनाए हैं, ये ग्रीन और रेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के तरफ एक पुश है ना इंडिया का। अब इसको बनाया किसने है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। और ये है किसका? ओन इसको कौन कर रहा है? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। अब ये IWAI हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो वो इस वेसल को ओन करता है। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल पे काम करेगा और कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करेगा? तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, PEM। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स लोग ढूंढते हैं ना, अलग अलग साइंस की किताब पढ़ते हैं, UPSC सवाल यहाँ से पूछ देगा। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या है या ये कैसे फंक्शन करता है? तो देख लो, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है? थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन किन के बीच होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, विदाउट एनी कंबसन। ठीक, कंबसन का मतलब आग जलना होता है। और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में विदाउट एनी कंबसन हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और उससे बिजली बना रहे हैं। तो जब कंबसन ही नहीं हुआ, जब आग ही नहीं जला, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहाँ से होगा? धुआं कहाँ से होगा? आग जला ही नहीं, कंबसन हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हम करा लिए हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और बिजली बना लिए। तो ये कंप्लीटली ग्रीन फ्यूल हमारा हो गया, रिनेबल फ्यूल हो गया। तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी वो पूछ सकता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या इसमें कंबसन होता है? क्या इसमें आग जलती है? नहीं, आग नहीं जलती है, और ये बिजली बनाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल मिल गया ना, ऐसे ही सवाल वो पूछते हैं। ठीक, अब इसी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया है इस वेसल में। ये जो हमने अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बनाया है, जिसका उद्घाटन हमने वाराणसी में किया है, उसमें इसी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। अब ये जो हमने बनाया है अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाला शिप, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हमारे पंचामृत टारगेट से अलाइंड है। याद करो, मल्टीपल टाइम तुमको हम पंचामृत टारगेट कराए हुए हैं ना, कि इंडिया ने अलग अलग टारगेट्स ले रखे हैं टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हालांकि अब पंचामृत टारगेट अपडेट हो गया हुआ है। कॉप हम तुमको भी डिटेल में कराएंगे, कॉप की मीटिंग, वो नोट्स ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं। अभी संडे को करंट अफेयर नहीं होता है ना, तो संडे को ऐसे ही एक वीडियो डाल देंगे, कंप्लीट कॉप के पुराने 5 साल 7 साल के जो भी आउटकम्स आए हैं, कॉप का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्लाइमेट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम बोलते हैं ना, जो क्लाइमेट रिलेटेड कॉप की मीटिंग होती है, और अभी जो रिसेंट हुई है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो तुमको हम कंप्लीट करा देंगे इसी संडे को। तो
पंचामृत टारगेट से ये हमारे अलाइंड है, और हमारा पंचामृत टारगेट में से एक टारगेट है कि नेट जीरो एमिशन हमको 2070 तक इंश्योर करना है। तो नेट जीरो एमिशन 2070 तक कब हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे? जब हम अपने इंडिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, जब हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे, जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज को प्रमोट करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल वेसल है, इसमें हम रेनेबल एनर्जी को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़। फिर से इंडिया का विज़न है मैरीटाइम इंडिया विज़न 2023 कि हमको अपने मैरीटाइम रूट्स को, रिवर्स कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना है, इनलैंड वाटर ट्रेड करना है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। और जो हमारा ओवरऑल गोल है अमृतकाल विज़न 2047 का, या इसको हम विकसित भारत 2047 का गोल भी बोलते हैं, डेवलप्ड इंडिया का गोल बोलते हैं 2047 का, कि इंडिया ने प्लान करके रखा है कि 2047 तक हमको डेवलप्ड बन जाना है। तो ये सब सिग्निफिकेंस है इस हाइड्रोजन फ्यूल वाला ये जो सिप हमने बनाया है, कि ये जो हमारे अलग अलग टारगेट्स हैं ना, इनको अचीव करने में ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये हमको हेल्प करेगा। अब हमने पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर बना लिया है, तो एक बना के छोड़ थोड़ी ना देंगे, और बनाएंगे। तो जो हमारे अलग अलग इंटरेस्ट हैं कि हमको नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, मैरीटाइम ट्रेड को इंडिया में इन्हेंस करना है 2030 तक, हमको 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो इन सब में हमको हेल्प करेगा वो। ठीक। दूसरा टॉपिक देखो, महाकवि सुब्रमण्यम भारती। ये मतलब बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, 99% चांसेस हैं कि प्रीलिम्स में भी इससे सवाल पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। याद करो, इस बार के मेंस के 10 दिन पहले एक आर्टिकल आया था ज्योतिबा फूले पे। मैंने बोला था कि वो पूछा है सवाल और पूछ सकता है, और इस बार के मेंस में ज्योतिबा फूले पे सवाल आया हुआ है ना। तो ये महाकवि सुब्रमण्यम भारती, ये हमारे हिस्ट्री के फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, पोएट भी हैं। तो इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन सोसाइटी पे, लेकिन बहुत ये लाइमलाइट में नहीं रहे हैं, उतना हम हाईलाइटेड वे में इनको नहीं पढ़ते हैं। तो इनके बारे में देखो, महाकवि सुब्रमण्यम भारती का जो लाइफ का टेनर था वो 1882 से 1921 तक चला। मतलब 1882 में इनका जन्म हुआ, 1921 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 11 दिसंबर 1882 में तमिलनाडु में ये बॉर्न हुए थे। अब 11 दिसंबर अभी हाल फिलहाल में बीता है ना, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी जस्ट बीती है। अभी हम 16 दिसंबर पे हैं, 11 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी जस्ट अभी पास हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट वगैरह दिया है, तो ये न्यूज़ में आ गए हैं वापस से। अब देखो, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जो थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती के गुरु का नाम था सिस्टर निवेदिता। ठीक। और ये जो सिस्टर निवेदिता है, इनके गुरु का नाम था स्वामी विवेकानंद। समझ में आया? स्वामी विवेकानंद के शिष्य कौन? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के शिष्य कौन? महाकवि सुब्रमण्यम भारती। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के गुरु कौन? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के गुरु कौन? स्वामी विवेकानंद। क्लियर? चलो, सुब्रमण्यम भारती के बारे में अब हम देख लो। तो ये मॉडर्न तमिल पोएट्री के पायनियर माने जाते हैं, कि इन्होंने ही मॉडर्न तमिल पोएट्री को एस्टैब्लिश किया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल भी माना जाता है। इनको महाकवि का ये जो टाइटल मिला था, ये किसने दिया था? तो एक राजा थे इत्तयापुरम के, ये इत्तयापुरम के राजा ने इनको महाकवि का टाइटल अवॉर्ड किया था। इनके अलग अलग वर्क्स देखो, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये लिटरेरी वर्क्स। उससे वो सवाल पूछता है कि ये किताब, ये पोयम, ये किसने लिखा है? तो मेजर वर्क्स देख लो सुब्रमण्यम भारती जी के। तो कनन पट्टू, पच्चली सपथम, कयाली पट्टू, सुदेश गीतांगल, ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो इन्होंने क्रिएट करे हैं। तो ये तो इनके अपने वर्क हो गए। अब कुछ ट्रांसलेशंस भी इन्होंने किया है, जैसे कि वैदिक हाइम्स का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। गीता, भागवत गीता का जो हमारा एंशियंट ग्रंथ है, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। योग सूत्रा, जिसमें योगा के अलग अलग सूत्र बताए गए हैं, उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो ये सब उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं। अब आ जाओ इनका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन अटेंड किए हैं। बनारस सेशन जो 1905 में हुआ था, और सूरत सेशन 1907 में हुआ था। ये दोनों सेशन सुब्रमण्यम भारती जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अटेंड किए हैं। ये काफ़ी टाइम तक एग्जाइल में रहे थे पौंडीचेरी में। एग्जाइल मतलब काफ़ी टाइम तक आइसोलेशन में छिप कर पौंडीचेरी में रहे थे, 1908 से 18 तक। क्यों छिप कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनका अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था, इसलिए काफ़ी टाइम तक ये पौंडीचेरी में एग्जाइल होकर रहे थे। फिर
1918 में वहाँ से वापस आए, 1919 1919 में ये गांधी जी से मिले। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के साथ ही इन्होंने काम किया है, स्वदेश मित्रन, द हिंदू, विजया, इंडिया एक्सेट्रा, इन सब न्यूज़पेपर्स के साथ उन्होंने काम किया है। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया है, वुमेन राइट्स को प्रमोट करने की बात की है, वीडो रीमैरिज की बात की है, नेशनल यूनिटी की बात की है। इन्होंने टेम्पल एंट्री फॉर दलित्स की भी बात की है कि ये सब होना चाहिए। कोई भी इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, वो कास्ट वास्ट में नहीं मानता है, कास्ट इज़ अ मिथ। तो ये पढ़े लिखे इंसान थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तो इन सब मुद्दों पे इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। और 1921 में मद्रास में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, इनके डेथ के बाद 1949 में मद्रास गवर्नमेंट ने इनके वर्क्स को, ये जो अलग अलग काम किए थे ना, ये कन्ना पट्टू, कयाली पट्टू, पंचली सप्तम, आई एम सॉरी जो भी इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हो इनके वर्क्स का, फिर से सुदेश गीतांगल, ये सब जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे ना, उन वर्क्स को 1949 में मद्रास गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया है। और ये पहले पोएट बने हैं इंडिया के जिनका वर्क नेशनलाइज हुआ है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। 2020 में इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल ये हुआ था एक, जिसमें हम सुब्रमण्यम भारती जी का 138th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए थे, मार्क किए थे। एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके 138th बर्थडे एनिवर्सरी पे हमने इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 में उनको एक ट्रिब्यूट दिया था इस फेस्टिवल के थ्रू। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक देखो, ट्रेड डेफिसिट। वापस से इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक आया। एक टॉपिक कल भी हम इकोनॉमिक्स का डिस्कस किए हैं। कल भी तुमको हम बताए थे इकोनॉमिक्स रटो मत, इकोनॉमिक्स समझो। ठीक है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है। कुछ मतलब देखने में ये काफ़ी भारी और कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट में से है। स्पेशली जो यूपीएससी की डिमांड है ना इकोनॉमिक्स को लेकर, वो बहुत आसान है। ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब, इसका हिंदी में मतलब पहले समझते हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। डेफिसिट मतलब होता है नुकसान। इकोनॉमिक्स में तुमको कहीं भी डेफिसिट लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना नुकसान है, ये लॉस है। ठीक, तो ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार में नुकसान होना। व्यापार में नुकसान कब होगा? जब हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे और बेचेंगे कम। सपोज करो हम तुमसे 50 रुपये का सामान खरीद ले और तुमको मात्र 10 ही रुपये का सामान बेच पाए, तो हमको कितना नुकसान हुआ? 40 रुपये का नुकसान हो गया कि नहीं? क्योंकि तुमसे हम 50 रुपये का सामान खरीद रहे थे और तुमको हम बेचे कितने का सामान? मात्र 10 रुपये का। तो 50 माइनस 10 कर लो, मेरा नुकसान कितने का हुआ? 40 रुपये का हुआ, क्योंकि हमने 40 रुपया ज़्यादा तुमसे सामान खरीद लिया। तो व्यापार में नुकसान तब होता है। ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जब एक देश का इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए उसके एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट अगर ज़्यादा है किसी देश का उसके एक्सपोर्ट से, तो उस देश में ट्रेड डेफिसिट होगा। इंडिया में हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है क्योंकि इंडिया हाईली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अब धीरे धीरे हम ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं, हमको अपना इंपोर्ट कम करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमको डेवलप्ड इंडिया बनना है। लेकिन अभी तक और आज भी इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी ही है कि हम बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से मेजर जो 3-4 हैं वो देख लो, डिफेंस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से 70% मंगा रहे हैं, सोलर इक्विपमेंट्स चाइना से मंगवा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसी ट्रेड डेफिसिट को लेकर एक डाटा आया है। डाटा क्या आया है कि नवंबर में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है 6.6 बिलियन से। मतलब व्यापार में नुकसान हमको कम हुआ है, हमारा जो नुकसान हो रहा था वो कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 6.6 बिलियन डॉलर से कम हो गया है नवंबर महीने में। क्यों कम हो गया है? क्योंकि हमने अपना मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को ग्रो किया है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो किया है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब सीधा गुड्स का एक्सपोर्ट। ठीक, तो जो सामान हम बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 19% राइज देखने को मिला है नवंबर 2025 के महीने में। इसीलिए जो हमारा व्यापार में नुकसान हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, वो कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 6.6 बिलियन डॉलर। ठीक, अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है तुमको हम बता दिए। कॉजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट देख लो। इंडिया में ट्रेड डेफिसिट होता क्यों है? तो हम अभी भी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, जैसे कि गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया, ये हम बाहर से मंगा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी ही कहलाती है, इसलिए हमारे इंडिया में
ट्रेड डेफिसिट होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी कम है, हम बहुत कम एक्सपोर्ट अभी कर पा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड भी करंट ये ट्रेड डेफिसिट को का एक कारण बनता है। जैसे कि ग्लोबल ट्रेंड तुम अभी देखो ना, ट्रेड टेंशन्स चल रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में, टैरिफ खेल रहे हैं ना ट्रम्प, तो इसका इम्पैक्ट आएगा ना ट्रेड पे। टैरिफ लगने से ट्रेड महंगा होगा ना, तो जब ट्रेड महंगा होगा तो नुकसान बढ़ेगा ना, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा ना। तो ये ग्लोबल ट्रेंड भी एक कॉज बनता है ट्रेड डेफिसिट का। फिर से करेंसी का डेप्रिसिएशन, कल ही हम देखे हैं करेंसी का डेप्रिसिएशन। करेंसी का डेप्रिसिएशन मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू कमज़ोर होते जा रही है, गिरते जा रही है, हमारा रुपए कमज़ोर हो रहा है, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लो 50 रुपये देकर पहले हमको $1 मिल जा रहा था, अब 100 रुपये देकर $1 मिल रहा है, तो रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। पहले हम 50 रुपये देकर ही $1 खरीद सकते थे, अब 100 रुपये देकर $1 खरीदना होगा, तो रुपए कमज़ोर हो गया ना, तो इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमारा करेंसी डेप्रिसिएट करते रहता है, जिससे कि व्यापार में नुकसान ज़्यादा होता है हमको। सपोज़ करो अमेरिका से हम 1 किलो एप्पल मंगवाते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, अमेरिका से हम 1 किलो सेब इम्पोर्ट करते हैं। अब आज के डेट में मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, आज के डेट में मान लो $1 की वैल्यू है 50 रुपये, तो हमने 50 रुपये दिया, $1 ले लिया और $1 से अमेरिका का 1 किलो सेब मंगवा लिए। 1 किलो सेब की रेट थी $1 अमेरिका में। हम अमेरिका से सेब इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। इम्पोर्ट करने के लिए हमको डॉलर चाहिए। कितना डॉलर चाहिए $1 सेब मंगाने के लिए? $1 चाहिए, क्योंकि 1 ही किलो सेब मंगाना है और अमेरिका में सेब की रेट चल रही है $1 पर केजी, तो हमको $1 चाहिए। अब $1 की वैल्यू आज के डेट में मान लो 50 रुपये है, तो हमने अपना 50 रुपये दिया, $1 में कन्वर्ट कराया, $1 दे दिया अमेरिका में और 1 किलो सेब मंगा लिए। ठीक, अब कल का सिचुएशन ले लो। कल एक ऐसा दिन आया 17 दिसंबर का कि हमारा रुपी जो है वो डेप्रिसिएट कर गया, मतलब हमारे करेंसी का जो वैल्यू था वो कम हो गया, हमारा रुपये डेप्रिसिएट कर गया, कमज़ोर हो गया। अब हमको 100 रुपये देकर $1 मिलेगा। अब $1 की वैल्यू 100 रुपये हो गई है। तो उसी अमेरिका से 1 किलो हमको सेब मंगाना है। 1 किलो सेब की रेट क्या है अमेरिका में? $1। लेकिन हम एक दिन पहले मंगाए थे तो 50 रुपये में ही हमको वो 1 किलो सेब मिल जा रहा था, 50 रुपये में ही हम $1 ले रहे थे। लेकिन आज करेंसी डेप्रिसिएट कर गई हुई है, आज 100 रुपये देकर हमको $1 मिलेगा, बदले में सेब तो वही मिला 1 किलो। तो जब करेंसी डेप्रिसिएट करती है तो हमारा इंपोर्ट और महंगा होता है, हमको अपना ज़्यादा रुपए देकर डॉलर कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है व्यापार में नुकसान का। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसको कि हम कॉजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो कि इंडिया में होता है उसमें लिख सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? सबसे पहले करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। करेंसी का डेप्रिसिएशन कैसे होगा फिर से समझो। कल वाला इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक था वो याद करना। किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, किसी चीज़ की अगर डिमांड घटने लगती है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। कल हम रूल बताए थे ना, और एक वो कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन से ही रिगार्डिंग कैपिटल फ्लाइट कराए थे ना। अब उस कॉन्सेप्ट को अगर तुम्हारे ध्यान में हो तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अभी जो हम बता रहे हैं उससे भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, व्यापार में नुकसान हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? हमारी करेंसी डेप्रिसिएट करेगी। कैसे डेप्रिसिएट करेगी समझो। हम इम्पोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, वही मान लो ना अमेरिका से 1 किलो हमको एप्पल मंगाना था, तो अब हम क्या करेंगे? अमेरिका से एप्पल मंगाएंगे तो अपना रुपए अगर अमेरिका को जाकर दे देंगे तो वो हमको एप्पल दे देगा क्या? नहीं भैया, हमारा रुपए अमेरिका में थोड़ी चलेगा, वो तो डॉलर मांगेगा। तो हमको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले किसकी डिमांड करेंगे एप्पल मंगाने के लिए? हमको एप्पल अगर मंगाना है तो सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? डॉलर की ज़रूरत है। क्या डॉलर हम छाप सकते हैं? डॉलर तो हम छाप नहीं सकते हैं, तो डॉलर हमको मिलेगा कैसे? $1 की जितनी वैल्यू होगी उतना हमको अपना इंडियन रुपए देना होगा, उसके बदले $1 लेना होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं कि भैया हमसे इंडियन रुपी ले लो और इस इंडियन रुपी के बराबर हमको डॉलर दे दो ताकि हम अमेरिका से एप्पल मंगाए। तो जब हम बार बार डॉलर की डिमांड करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी डॉलर है, डॉलर में ही हम ट्रेड कर सकते हैं, रुपए में तो करेंगे नहीं। तो जब हम बार बार डॉलर की डिमांड करेंगे कि भैया हमको डॉलर चाहिए, मेरा रुपए ले लो, अब हम अपना रुपए देकर डॉलर मांग रहे हैं, तो सप्लाई किसकी बढ़ा रहे हैं? रुपए की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जैसे ही रुपए की सप्लाई बढ़ेगी वैल्यू घटने लगेगी रुपए की, और डिमांड हम किसकी कर रहे हैं कि रुपए लेकर बदले में डॉलर दे दो। तो जब हम डॉलर की डिमांड करेंगे, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना है, तो जब हम डॉलर की डिमांड करेंगे तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी, हमारी इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट कर जाएगी। ये है पहला इम्पैक्ट
ट्रेड डेफिसिट का कि हमारी करेंसी डेप्रिसिएट करती है। दूसरा, इन्फ्लेशन। अब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट, कंफ्यूज मत होना, इसको हम अभी के लिए तुमको आसान भाषा में बता देते हैं, ये भी व्यापार में नुकसान है। ट्रेड में जो नुकसान होता है ना, उसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। एक टर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सीधा समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रजिस्टर्ड है जिसमें हम दो टाइप के अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, सबका रजिस्टर वहाँ मेंटेन होता है। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आएगा अभी, जो 2-3 चैप्टर हमारे बचे हैं, उसमें हम तुमको वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेल में कराएंगे। अभी के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट यही समझो, व्यापार में नुकसान। ठीक, क्योंकि डेफिसिट कहीं लिखा आ जाए इकोनॉमिक्स में तो नुकसान है। तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, मतलब व्यापार में हमको नुकसान होगा, सीधी सी बात। फिर से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कमेगा। तुम खुद सोचो ना, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सामान खरीद रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से होगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, हमारी अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी बूस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि सब चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कमेगा, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो बाहर से इंपोर्ट करने में जा रहा है ना। ठीक है, और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने में जा रहा है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को पे कहाँ से फोकस कर पाएंगे? इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होता है। और साथ ही साथ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, वो भी डिक्लाइन होता है। कैसे डिक्लाइन होता है? ट्रेड करने के लिए रुपए थोड़ी चाहिए तो डॉलर। तो जो डॉलर हम जमा करके रखे हुए हैं, पहले उसी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं कि भैया ट्रेड कर ले। तो जो जमा किया हुआ डॉलर है उसी को तो फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। अभी जो जिस चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें फॉरेक्स रिजर्व्स भी डीप में पढ़ लेंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व अभी हम सब जानते हैं, फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स होता है, जिसमें हम करेंसी रखते हैं, मेनली डॉलर में इसको देखा जाता है। तो ये इम्पैक्ट होंगे कॉजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया के। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? समस्या है तो समाधान भी देना होगा। सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि हमको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? एक रिसेंट एग्जांपल अभी कल परसों आंसर कराए हैं ना तुमसे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का एजेंडा क्या था, मोटिव क्या था? कि हमको अपने इंडियन इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना है, हमको अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। तो हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे अपने, ताकि जो व्यापार में नुकसान है वो कम हो। पहले हम तुमसे 50 रुपये का सामान खरीद ले रहे थे, तुमको बेच 10 ही रुपये का रहे थे। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 30-40 रुपये का सामान तुमको भी हम बेचें, ताकि जो व्यापार में नुकसान है वो कम हो। फिर से हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट इन द सेंस, हम या तो उस प्रोडक्ट को खुद अपने डोमेस्टिक मार्केट में बनाने लगेंगे, या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव बनाएंगे, ताकि जो वो प्रोडक्ट हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। फिर से हम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और रेनेबल सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। रेनेबल एनर्जी की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना होगा, मतलब हो जाएगा। अगर हम रेनेबल सेक्टर को प्रमोट करते हैं, रेनेबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, तो जो हम ऑयल अभी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये कम होगा। ऑयल इंपोर्ट कम होगा तो जो व्यापार में नुकसान होता है वो भी कम होगा, क्योंकि आज के डेट में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है क्रूड ऑयल। अगर हम उसका इंपोर्ट कम करेंगे ना, तो हम बहुत इंटेंसिवली हम अपना जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशंस थे। ट्रेड डेफिसिट पूरा टॉपिक कंप्लीट। शुरुआत में ही बोले हैं ना, इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, इकोनॉमिक्स समझना है। इकोनॉमिक्स रटो मत, इकोनॉमिक्स समझो, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। चलो चौथा टॉपिक पे आ जाओ, शांति बिल। इस टॉपिक पे डिटेल में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बस बिल है। बिल जब तक प्रेसिडेंशियल एसेंट पास नहीं करेगा तब तक वो एक्ट बनेगा ही नहीं, और जब तक वो एक्ट बनेगा नहीं तब तक वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। तो कुछ समय देख लेते हैं कि इस बिल पे क्या हो रहा है, उसके बाद देखेंगे डिटेल में कि इसके और क्या क्या डायमेंशंस आ रहे हैं। एक जो अभी छोटा सा डायमेंशन है वो तो तुमको हम अभी बता ही देंगे बोलकर, वो तुमको समझ में भी आ जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है, उस बिल का नाम है शांति बिल। शांति बिल लाई है, इसका मेन प्रोविज़न क्या है? इसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चला सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं। अब एक सेकंड रुकना, न्यूक्लियर पावर प्लांट से तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बम, यूरेनियम, ये कितना खतरनाक है
है ना, पाकिस्तान धमकी देता है ना, न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये काफ़ी डिजास्ट्रस होते हैं, इसमें यूरेनियम का यूज़ होता है और ये इसके लॉन्ग लास्टिंग इंटर जनरेशनल इफेक्ट आते हैं। देखो ना, वो अमेरिका जो जापान पे चलाया था, अभी तक जापान की पॉपुलेशन डिजेबिलिटी के साथ आ रही है, अभी तक जापान की पॉपुलेशन उसका इम्पैक्ट फेस कर रही है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर वेपन हो, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको बहुत केयर के साथ हैंडल करने की चीज़ है। अभी तक इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स को कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर सके, लेकिन अभी सरकार एक शांति बिल लेकर आ रही है जिसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ना, न्यूक्लियर वेपन सरकार ही बनाएगी। इस बिल का कहने का मतलब है कि अगर प्राइवेट प्लेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगे ना, तो हम इससे न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू बिजली बनाएंगे। अब बिजली बनाएंगे तो वो रिन्यूएबल बिजली होगी, हमारा ऑयल इंपोर्ट कमेगा। तो ठीक है, बात तो अच्छी है, लेकिन जहाँ पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जा रही है, हमारे इंडिया में लाखों डेथ्स हो जा रहे हैं, वो गोवा के डिस्को क्लब में आग लग जा रही है शॉर्ट सर्किट होने के कारण, इंडिया में जहाँ पे रेगुलेटरी मेजर्स इतने कमज़ोर हैं, इतना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं और ऐसे ऐसे डिजास्टर्स और ऐसे ऐसे ट्रेजिडी जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने हम इनकैपेसिटी के कारण, नेग्लिजेंस के कारण प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइवेट प्लेयर्स को चलाने की परमिशन दे देंगे तो कितना बड़ा रिस्क होगा। रिस्क क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले तो थ्रेट कि कहीं इसका मिसयूज़ ना हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पे कहीं आप बम ना बनाने लगे, सबसे पहला थ्रेट तो ये है। दूसरा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कचरा निकलेगा, जो इमिशन होगा, वो आप कैसे डिस्पोज कीजिएगा, क्योंकि इसका जो कचरा होगा और जो इमिशन होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रेडियो एक्टिव होगा, वो तुरंत इम्पैक्ट डालेगा अगल बगल के सोसाइटी को। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मैनेज करनी होगी। तो ये इस बिल के जो प्रोविज़न है उसका कुछ कंसर्न्स हैं जो तुमको हम बता दिए। अब ये बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा हमारे किसी काम का नहीं है, देखेंगे आगे क्या होती है इस बिल की कहानी। ठीक, पांचवा टॉपिक देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, ये आते रहता है न्यूज़ में। तो अभी नवंबर में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा ये कहता है कि इंडिया में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। कितना कम हुई है? 4.7% कम हो गई है, सीधी बात। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालता कौन है? तो ये सर्वे को NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर निकालता है, और ये किसके अंडर है? तो मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक, अब लेबर फोर्स में हम किसको गिनते हैं? तो वैसे इंसान को जिसकी एज 15 या 15 से ऊपर है उसको गिनेंगे। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है ये देख लो। तो डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स, हमारे लेबर फोर्स में जितना परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हैं उसी को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिंदी मतलब समझो ना, कि लेबर फोर्स जितना भी हमारे यहाँ काम करने वाला फोर्स है उसका कितना पार्टिसिपेशन रेट है। तो सीधी सी बात, कितना परसेंट लेबर फोर्स का हिस्सा है उसी को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप के लोग होंगे, एक तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्किंग, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, रोजगार उनको मिला हुआ है, वो एम्प्लॉयड हैं, तो उनको भी हम लेबर फोर्स में चुनेंगे। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, काम करने के लिए अवेलेबल हैं, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, उनको भी हम लेबर फोर्स में गिनते हैं। तो लेबर फोर्स में दो टाइप के लोगों को गिनते हैं, एक तो जो काम कर रहे हैं, या फिर एक काम ढूंढ रहे हैं, काम करने के लिए अवेलेबल हैं कि हाँ हम काम करना चाहते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में दो टाइप के लोगों को गिनते हैं, एक जो काम कर रहे हैं, दूसरा जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए अवेलेबल हैं। पूछता है प्रीलिम्स में डेफिनेशन, ध्यान रखना। ठीक, फिर दूसरा एक टर्म है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा? किसका ये पॉपुलेशन रेशियो बताएगा? वर्कर का। तो सीधी सी बात, वैसा परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, उसी को हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोलते हैं। तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का ये वर्किंग वाला जो सेक्शन है ना, ये सिर्फ वर्किंग वाले सेक्शन का अगर हम रेशियो निकाल ले तो वही वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो होगा।
अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम निकालते कैसे हैं, कैसे काउंट करते हैं इंडिया की बेरोजगारी दर। तो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हम सिर्फ उन लोगों को गिनते हैं जो सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं या काम करने के लिए अवेलेबल हैं कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम मिल नहीं रहा है, मैं करना चाहता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ, अभी मिल जाए तो अभी से हम काम करना शुरू कर दें, इसको हम बोलते हैं कि काम हम ढूंढ रहे हैं। तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंडिया के गिनते हैं। वैसे लोग जो घर में बैठ के रील देख रहे हैं, सो रहे हैं, ना उनकी काम करने की इच्छा है ना वो काम करना चाहते हैं, उनको हम नहीं गिनते हैं बेरोजगारी वाले रेट में। ठीक, उनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो क्या वैसे लोग जो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, घर में बैठ के बस ईयरफोन डाल के फ़ोन चला रहे हैं, क्या उनको हम अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। क्या उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। ये ट्रैप प्रीलिम्स में फंसा सकते हैं। वो ऑलरेडी यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि वो सीधा बोल देगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेज़र करने के लिए हम इंडिया में जितने बेरोजगार हैं सबकी गिनती कर लेते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, सारे बेरोजगार की गिनती नहीं करते हैं। वैसे बेरोजगार की गिनती करते हैं जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए अवेलेबल है, काम ढूंढ रहा है। सिर्फ उन्हीं को गिनती करके हम बेरोजगारी दर निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। छठा टॉपिक देख लो, ये काम का हमारे नहीं है, पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए लिख लेते हैं। एक अभी रिपोर्ट आई है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा, ऐसे करके एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 831 मिलियन लोग, 831 मिलियन पीपल, जो कि पूरे दुनिया का 10% आबादी है, वो किसी न किसी कन्फ्लिक्ट में एक्सपोज्ड था 2025 में। मतलब ये किसी न किसी झंझट में, किसी न किसी झमेले में, किसी न किसी कन्फ्लिक्ट में फंसे थे। और अगर हम इसका थोड़ा सा और डीप एवरेज निकालेंगे ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में हर 6 में से 1 लोग जो था 2025 में, वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था। क्यों? क्योंकि देखो ना 2025 में क्या क्या कहानी हुआ है। नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की हालत ख़राब है ही, ऑपरेशन सिंदूर हो गया पाकिस्तान वाला, फिर से इजराइल ईरान का लड़ाई हो गया, अमेरिका जाकर B2 बॉम्बर से बम गिरा दिया ईरान पे, रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, उधर सूडान क्राइसिस चल ही रहा है, म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ ही पड़ा है। तो ग्लोबल ऑर्डर बड़ा फ्रेगमेंटेड रहा है, जिस कारण से ये डाटा आया है। हमारे कुछ काम का नहीं है, इससे सवाल बनेगा नहीं, लेकिन ठीक है ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था इसलिए लिख लिए हैं, छोटा सा ही था। मैसेकर इन सिडनी, 7th टॉपिक, ये वही टेररिज्म से रिगार्डिंग है। और ये जो अभी तुमने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक टेरर अटैक हुआ है ना सिडनी वाले रीजन में, सिडनी में जो बॉन्डी बीच रीजन है वहाँ पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी वाला रीजन है ना, बॉन्डी बीच वाला लोकेशन, यहाँ पे जूइस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जूइस आबादी के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहूदी, इजराइल वाले जो मतलब इजराइल जो देश है वहाँ पे किसकी पॉपुलेशन है? जूइस कंट्री है इजराइल। तो वो इजराइल की जो जूइस पॉपुलेशन है ना, वही जूइस कम्युनिटी वाले लोग ऑस्ट्रेलिया के सिडनी वाले रीजन में भी रहते हैं। ठीक, अब ये मत समझना कि वो इजराइल के नागरिक हैं, नहीं। जैसे इजराइल में एक जूइस स्टेट है, उसी मतलब जैसे कि इजराइल में जूइस पॉपुलेशन है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया देश के ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं वो, लेकिन उनका धर्म जूइस है। वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहे हैं और वहाँ पे जूइस पॉपुलेशन की डोमिनेंस है इस बॉन्डी बीच वाले रीजन में। तो ये उस दिन ना वहाँ पे बॉन्डी बीच पे जमा हुए थे जूइस लोग, और इनका एक अपना रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल होता है, हनुका फेस्टिवल। ये फेस्टिवल वो मना रहे थे और यहीं पे टेरर अटैक हुआ है, और ये रिलीजियस टेरर अटैक हुआ है, रिलीजियस टेररिज्म। हम मेरे इस चैनल पे पहला वीडियो ही है टेररिज्म इन इंडिया, कंप्लीट करा चुके हैं A से लेकर Z तक। UPSC 5-6 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग मेंस सब दे चुके हैं, तुम लोग आंसर राइटिंग भी कर चुके हो। तो ये जो सिडनी में अभी अटैक हुआ है ना, ये रिलीजियस टेरर था, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है, जूइस कम्युनिटी के लोगों को। अब कहीं भी ऐसा ये टेररिज्म अटैक होता है ना, तो वहाँ की टूरिज्म इम्पैक्ट हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच की टूरिज्म भी इम्पैक्ट हो गई है, लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं। इंडिया में जो वो हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उस टाइम पे कश्मीर में टूरिज्म डिक्लाइन हुआ था। तो सीधी सी बात, अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो टेरर अटैक हुआ है वो बॉन्डी बीच के पास हुआ है। इस रीजन में जूइस पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहूदी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है। ये लोग बॉन्डी बीच पे जमा होकर अपना एक उनका रिलीजियस फेस्टिवल है हनुका फेस्टिवल, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक से कुछ लोग आए, टेरर अटैक कर दिए, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जूइस कम्युनिटी के लोगों को मारा है। ठीक, सीधी सी बात। टेररिज्म डीप में हम कर चुके हैं, इसी चैनल पर पहला वीडियो डाला है। अब एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन देख लो।
ऐसी बात सामने आ रही है ना कि इसमें अच्छा ये जो टेरर अटैक हुआ है ये किसी न किसी का तो इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, और ये हाई चांस है कि पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आएगा। अब इज़राइल अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर है। इज़राइल में कौन सा धर्म है? जूइश कंट्री है इज़राइल। यहाँ जूइश की आबादी है इज़राइल में। इज़राइल में सिर्फ यहूदियों वाले लोग रहते हैं, जूइश स्टेट है। वो छोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि उन्हीं के धर्म के लोगों पे ऑस्ट्रेलिया में हमला कराया है। तो भैया इज़राइल बदला लेने में माहिर देश है, वो फ्यूचर में काउंटर अटैक करेगा। भले ऑस्ट्रेलिया में ये टेरर अटैक हुआ है लेकिन जूइश कम्युनिटी पे हुआ है ना, तो इज़राइल काउंटर अटैक करेगा, तुम देख लेना फ्यूचर में। ऑस्ट्रेलिया अपना जूइश अपना रिवेंज लेना कभी नहीं भूलते हैं। ये जो इज़राइल वाले कंट्री है ना मेनली, जहाँ पे जूइश पॉपुलेशन रहती है, और मेनली इज़राइल जो एक ऐसा देश है जो अपना रिवेंज कभी नहीं भूलता है। तुम इज़राइल के ऑपरेशंस देखो, वो 25-25 साल अपने एजेंट को बिठाया है एक देश में किसी एक अटैक का बदला लेने के लिए। तो इज़राइल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और वो बदला लेगा, वो काउंटर करेगा। और गलती से भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें आया कि भैया ये जो सिडनी बीच पे किलिंग हुई है इसमें पाकिस्तान का रोल है, तब तो भैया खटिया खड़ी है पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान के लिए अभी एडवाइस ये है कि उसको एसएप एज सुन एज पॉसिबल तुरंत अपने जीएफ के पास चले जाना चाहिए। कंफ्यूज मत हो ना, पाकिस्तान का जीएफ कौन, मतलब ग्रैंड फादर। और अभी करेंटली पाकिस्तान ने अपना ग्रैंड फादर किसको बना रखा है? वो है ना टैरिफ जो खेल रहा है, उसी को बना रखा है। तो तुरंत उसके पास चले जाना चाहिए अगर उसका जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है इस अटैक में, तो क्योंकि इसराइल तो छोड़ेगा नहीं, यह पक्की बात है। और वो अगर अपने जीएफ के पास चला भी जाता है, वो टैरिफ वाले के पास, तब भी नहीं बचेगा। इसराइल बदला लेगा, भले 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद ले। वो जिसने भी ये अटैक किया है ना, रिवेंज इज़राइल लेकर रहेगा, ये गारंटीड है। ये इज़राइल की लॉन्ग हिस्ट्री है कि इज़राइल ने अपना बदला लिया ही लिया है। 20 साल, 25 साल, 30 साल इंतज़ार किया है। इज़राइल अपने अटैक्स को, अपने घाव को कभी भूलता नहीं है, वो बदला लेके रहता है। तो इज़राइल की ये इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। बाकी टेररिज्म जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। 8वां टॉपिक देखो, ये टॉपिक तुमको हम डिटेल में कल कराएंगे क्योंकि इस पर अभी और डिटेलिंग आएगी। इथोपिया तो करा चुके हैं, प्रधानमंत्री अभी 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, ओमान, इथोपिया, जॉर्डन। तो ये ओमान वाली जो कंट्री है ये तो वेस्ट एशिया की पार्ट है और इथोपिया अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका तुमको हम करा चुके हैं, कल ही कराए हैं इथोपिया वाला। तो पीएम मतलब जो विजिट पे गए हैं इथोपिया के, तो इंडिया और इथोपिया कर चुके हैं, आंसर राइटिंग भी करा चुके हैं। ओमान और जॉर्डन कल कर लेंगे, जो कि वेस्ट एशिया का पार्ट है। वो जो जून जुलाई में वेस्ट एशिया में बवाल मचा था ना, US B-2 बम्बर से बम गिराए थे, ईरान इजराइल लड़े थे, तो वेस्ट एशिया कितने डीप में किए थे। अब पूरा मैप पे तुमको समझाए थे ना। अब बोल बोल के हम थक गए थे कि आएगा मेंस में क्वेश्चन, आया है ना वेस्ट एशिया से इस बार, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो ओमान और जॉर्डन अभी पीएम गए हैं ना, तो देख लेते हैं क्या क्या और बात आ रही है सामने कि क्या क्या नया नया डील साइन हुआ है ओमान और जॉर्डन के साथ इंडिया का। तो वो सब अपडेटेड वर्जन में कल कर लेंगे। इथोपिया ऑलरेडी कंक्लूडेड है, तो इथोपिया हम कल कर लिए थे, ठीक है। ओमान और जॉर्डन कल हम कर लेंगे, बेफिक्र रहो। तो दैट्स इट, आज का करंट अफेयर इतना ही था। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना। नोट्स आपको ये जो PDF है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मिल जाएगा। बाकी वीडियो तो मेरी जितनी नॉलेज थी, एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता था कर दिया। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं फिर।